नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज की डेट है 13 मई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यूपी पीसीएस फिल्म बूस्टर न्यू डिस्कशन हिंदी में। ये करंट अफेयर्स का जो सेशन है यूपी लेखपाल, यूपी एसआई और एमपी एसआई, विभिन्न जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो आर्टिकल है वो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में, जो कि 12 मई को मनाया जाता है। और ये हर वर्ष मनाया जाता है 12 मई को। ये मनाया क्यों जाता है? विश्व नर्सिंग की संस्थापक हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में ये मनाया जाता है। और ये दिवस जो है दुनिया भर में नर्सों के योगदान को चिन्हित करता है या साइन कर मतलब उनको सेलिब्रेट करता है और अवेयरनेस फैलाता है नर्सों के बारे में पूरे विश्व में। और इस बार की जो थीम थी वो थी ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड हेल्थ। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो प्रस्ताव है वो अमेरिका के द्वारा रखा गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति थे व्हाइट डी आइजनहावर के द्वारा इसको घोषित किया गया था। 1965 में इसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा मनाया गया था। जनवरी 1974 से ये 12 मई को मनाया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद 12 मई को ही 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। ये हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये ब्रिटिश नागरिक थी, ठीक है। नागरिक पूछा जा सकता है कहाँ की थी, तो ये ब्रिटिश नागरिक थी। और ये युद्ध में जो घायल पेशेंट होते थे उनकी सेवा के लिए इनको जाना जाता है। 1850 के दशक में क्रीमियन युद्ध हुआ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध था, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी रही है। और इनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है, ठीक है। लेडी विद द लैम्प भी इनको कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हु कॉल्ड लेडी विद द लैम्प, तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो लेडी विद द लैम्प कहलाती हैं। और 1909 में उन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसके अलावा इनका जन्म जो है फ्लोरेंस शहर में हुआ था, इटली में है ये, ठीक है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ईयर अनाउंस की गई है। 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ घोषित किया गया। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में इसको पूछा ही जाएगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ कौन से ईयर को घोषित किया गया है। तो 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया गया है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा एमएसएमई अभी कोविड-19 किट के लिए सूक्ष्म भागों के निर्माण में प्रौद्योगिकी केंद्र की मदद कर देखो एमएसएमई की मदद कर रहे हैं। जो कोविड-19 की जो किट बनाई जा रही हैं आईसीएमआर और विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, तो जो प्रौद्योगिकी सेंटर हैं यानी टेक्नोलॉजी सेंटर हैं वो मदद कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी सेंटर क्या होते हैं हम जान लेते हैं। टेक्नोलॉजी सेंटर ऐसे सेंटर होते हैं जहां विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी को, कहने का मतलब ये है कि देखो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वे सेंटर जहां टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया जाता हो और इनोवेशन को प्रमोट किया जाता हो उनको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी सेंटर। और इसकी स्थापना की गई थी एमएसएमई के द्वारा, जिनमें 2 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और उनको कार्य भी मिला है। कुछ प्रौद्योगिकी केंद्र जैसे एरोस्पेस में काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं इनको, ठीक है। और कहने का मतलब यही है, आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी सेंटर वो सेंटर होते हैं जहां विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी को प्रशिक्षित किया जाता है युवाओं को, ठीक है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा कर्नाटक में प्राणवायु कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों के शोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कर्नाटक में प्राणवायु कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए प्राणवायु कार्यक्रम लॉन्च करने वाला स्टेट जो है वो कर्नाटक है, ठीक। अगला आर्टिकल हमारा अटल पेंशन योजना के 5 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसीलिए ये स्कीम जो है वो न्यूज़ में है। तो जल्दी से हम जान लेते हैं कि अटल पेंशन योजना के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं और ये कब लागू की गई थी। ये लागू की गई थी 9 मई 2015 को, और 9 मई 2020 को इसके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसमें 2,23,54,028 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और इसकी जो विशेषताएं हैं कि 18 से 40 वर्ष का व्यक्ति, भारतीय नागरिक जो हो, वो इसकी सदस्यता ले सकता है। और इनरोलमेंट होने के बाद क्या होगा कि 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की उसको न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को या उसके पार्टनर को यानी जीवन साथी को उसके समस्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसमें जो प्रीमियम है वो 42 रुपये से 210 रुपये तक का है, ठीक है। अगर आप 42 रुपये का प्रीमियम भरते हैं तो आपको 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा।
अगर आप 200 रुपये का प्रीमियम भरते हैं तो आपको 5,000 रुपये का प्रीमियम मतलब पेंशन मिलेगी। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, अभी हमने डिस्कस किया। कहाँ से लॉन्च किया गया था? कोलकाता से लॉन्च किया गया था। ठीक, और ये योजना जो है वित्त मंत्रालय के तहत संचालित है, जिसमें एक प्राधिकरण है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको पेंशन फंड रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहते हैं। अगला जो आर्टिकल है हमारा, एमएसएमई मंत्रालय ने भी हाल ही में चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। तो चैंपियंस पोर्टल की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में। चैंपियंस का अर्थ है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस दिया हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रोडक्शन को बूस्ट करना, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकें। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी और विभिन्न प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के द्वारा जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। यह पोर्टल जो है, इसको एक मिनट इसको मिटा देते हैं। यह पोर्टल जो है क्या काम करेगा, ये एनआईसी की हेल्प से ये लागू किया जाएगा। और इस पर होगा क्या, सभी एक डैशबोर्ड होगा एमएसएमई की वेबसाइट पर, जिसमें सभी एमएसएमई की लिस्ट दी होगी और उनके द्वारा प्रोडक्टेड किए जाने वाले उत्पादों की लिस्ट होगी। सभी प्रकार की जानकारी होगी चैंपियंस पोर्टल पर, जिसको क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस भी कहा जाता है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल 2021 में महिला अंडर 70 विश्व कप के बारे में, जिसमें पूछा गया है कि कब कहाँ इसका आयोजन किया जाए। तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में 2021 में। तो फीफा के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो जियानी इन्फेंटिनो हैं। ठीक है, इतनी ही सफिशिएंट जानकारी थी इसके बारे में। केवल आपको ये याद रखना कि अंडर 17 का जो फीफा वर्ल्ड कप का है महिलाओं का, वो आयोजित किया जाएगा भारत में 2021 में। उसके बाद भारत के अलावा कौन कौन से देश अंडर 17 महिलाओं के विश्व कप की मेज़बानी कर चुके हैं, उनमें अमेरिका, चीन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और कनाडा शामिल हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक अपनी योजना लॉन्च की है, एफआईआर आपके द्वार, यानी अब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इसको लागू किया गया है। इसकी योजना की विशेषताएं ये हैं कि किसी भी व्यक्ति को अब कंप्लेंट या एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं आना होगा, बैक कॉल करेगा और एक कोई हेड कांस्टेबल या कोई भी पुलिस पर्सन जो कि एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए उसके पास जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एफआईआर आपके द्वारा योजना जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एफआईआर जो है वो धारा 154 के तहत इसको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल स्वस्थ वायु कार्यक्रम के बारे में है। स्वस्थ वायु भारत का एक वेंटिलेटर है। स्वस्थ वायु क्या है तो पूछा जा सकता है। स्वस्थ वायु एक वेंटिलेटर है और इसको भारत ने अभी हाल ही में जल्दी केवल 36 दिनों में इसे डेवलप किया है और ये इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस का मतलब होता है ये स्वदेशी है। इसको डेवलप किया गया है CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा। CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा इसको मिलकर डेवलप किया गया है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो है या प्रयोगशाला जो है वो बेंगलोर में है। इसके द्वारा भी हाल ही में 36 दिनों में रिकॉर्ड बनाया गया है कि स्वस्थ वायु वेंटिलेटर डेवलप किया गया है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल यही हमने जो डिस्कस किया कि वेंटिलेटर को NABL के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। NABL क्या है? NABL है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज़। ये चिकित्सा जो उपकरण होते हैं मतलब मेडिकल टूल्स होते हैं और लैब में जो भी टेस्ट किट होती हैं उनका प्रमाणन करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के अनुसार से ये प्रमाणन करता है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल, भारत सरकार ने अभी 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट किया है और साथ ही साथ लॉकडाउन 4.0 की भी घोषणा की गई है। इसमें है क्या, इसमें 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात की गई है, जिसमें 10% जो कि GDP का है, हमारी GDP का 10% है लगभग 20 लाख करोड़ और 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। किन के लिए? MSME के लिए और जो पुअर एंड संवेदनशील सेक्शन है हमारे देश के, उनके लिए ये पैकेज घोषित किया गया है। और आज का हमारा लास्ट आर्टिकल ये है कि
दीपा मलिक ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। पैरा एथलीट हैं दीपा मलिक, तो इनसे संबंधित भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दीपा मलिक पहली ऐसी पैरा महिला एथलीट हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। ठीक है, और बस यही सफिशिएंट है इनके बारे में। ठीक, उसके बाद दीपा मलिक शॉट पुट, जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी, मोटर ये सब कर सकती हैं। तो जेवलिन थ्रो और शॉट पुट जो है इनका मेन खेल है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा कल की डिस्कशन पर आधारित क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अभी जो मिशन सागर पहल शुरू की है उसमें कितने देश शामिल हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए जल्दी से आंसर भी बता देते हैं। आंसर है इसका 5 देशों में। आपको कमेंट बॉक्स में इसके नाम बताने हैं। कल हमने मैप के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस किया था। तो मिशन सागर में कौन कौन से देश शामिल हैं, 5 देश शामिल हैं, आपको नाम बताने हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हाल ही में सुर्खियों में रहा कोविड कवच एलिसा क्या है, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद हाल ही में किस रक्षा अनुसंधान संगठन ने पराबैंगनी सैनिटाइजर ध्रुव विकसित किया है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।